सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 23वें इजलास के लिए हम देख रहे हैं कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। तकरीबन 11 साल बाद, और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो दरीना दोस्त हैं चाइनीज़, उनके वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैबिनेट के साथ अपने जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके साथ साथ चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो SCO समिट में शिरकत के अलावा पाकिस्तानी लीडरशिप से बायलैटरल रिलेशनशिप पर मुज़ाकरात करेंगे, जबकि दोनों वज़राए आज़म पाक चीन ताउन के हवाले से मेमोरेंडम्स पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें CPEC-2 के साथ साथ दीगर बड़े मंसूबे और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी शामिल है। SCO के हवाले से अगर हम बात करें, थोड़ी सी अगर इसकी हिस्ट्री पर जाते हैं, तो जियोग्राफिकल एतबार से ये दुनिया के तकरीबन 80% रकबे पर मुहित है। 2023 के फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक दुनिया की जो 40% आबादी है SCO और GDP का तकरीबन 32% हिस्सा रखती है। शंघाई कोऑपरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो क़याम था या फॉर्मेशन थी, वो 2001 में हुई। इससे कबल 1996 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके 5 मेंबर्स थे, जिन्हें शंघाई 5 कहा जाता था। इसके बाद हमने देखा कि इनिशियली चाइना, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान थे, मगर 2001 में उज़्बेकिस्तान शमूलियत के बाद इसका नाम SCO रखा गया। 2017 में पाकिस्तान और भारत, 2023 में ईरान, और रवां बरस हम देख रहे हैं कि बेलारूस के मुस्तकिल रुकन के तौर पर इस वक्त SCO का मेंबर बन चुका है। ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तान SCO समिट का सरबराही इसकी जो है इजलास इसकी होस्ट करने जा रहा है, जो कि माइलस्टोन है, जैसे हम बात भी करते रहे कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए और कितनी सिग्निफिकेंस है ये होस्ट करने के लिए, कितना गेम चेंजर साबित होगा। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करते हैं। शामुल हक साहब हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं, इनके अलावा चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें स्पेशली ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। तशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, किस तरह से देख रहे हैं कल एक बहुत बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में होस्ट होने जा रहा है, क्या तैयारी है उस हवाले से और क्या रिपोर्ट्स हैं अभी, किस तरह से ये गेम चेंजर भी साबित होगा पाकिस्तान के लिए? अब ना ध्यानदारी की बात है, एक अरसे से ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 सालों से जो हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, माशी, उसके बाद जिस गैर यकीनी की सूरत हाल, मायूसी, बदअमनी, इस सारे माहौल में पिछले 2.5 हफ्तों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये अल्लाह करे, अपेरेंटली तो ऑप्टिक्स की हद तक बहुत अच्छा लग रहा है, स्ट्रेटेजिक बहास पे भी हम इस पे काम कर सकें। देखिए, ये 2-2.5 हफ्तों में आप देख लें, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, 2 तरफ़ा तल्लुकात पे बात होती है। उसके बाद आप देख लें सऊदी डेलीगेशन 120 टॉप के बिजनेसमैन का सरमायाकारी के वज़ीर उनके लेके आते हैं, बात होती है। हार्ड एग्रीमेंट भी हुए, ख़ास तौर पे मादनियात के हवाले से, जिस तरीके से वो रिकोडेक में पैसा लगाना चाहते हैं सऊदी अरब, वो बड़ा अच्छी डेवलपमेंट थी। उसके बाद तीसरी डेवलपमेंट आप देख लें कि आज बायलैटरल लेवल पे चाइना के साथ, और कल से शंघाई ताउन की, इसका आपने बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया। देखिए, सारे इस मामले को हम ना वक्त कम होता है, जल्दी मैं आपको बता दूं, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली तो बात इस वक्त यह है कि चाइना बावजूद इस बात के इंतहाई मुश्किल उन्होंने टाइम देखा, इस सेंस में कि पूरी दुनिया पूरी यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। अमेरिकन, यूरोपियन एक ब्लॉक बना के, और अब अमेरिका और सारे लोग इंडिया को मिला के उनकी तरक्की को रोकने के सारे काम कर रहे हैं। अब तो रशिया इस तरफ आया, थोड़ा सा अब इनको भी चैन मिला कि क्या करना चाहिए। हमारे कॉन्टेक्स्ट में चाइना की अहमियत इतनी ज़्यादा है। अभी आप देख रहे हैं, आज गवादर पोर्ट का भी इफ्तिताह हुआ, 5 साल में बना के दे दिया। मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट याद आ रहा है, उसमें आप 12 साल लगे थे, 30 बिलियन से शुरू हुआ था, 102 बिलियन रुपीज़ पे जाके वो बना था। आज भी देख लें कि बारिश होती तो टपक रहा होता है, कितनी अफसोसनाक बात है। तो अब देखें, चाइना के 2 मॉडल जो हमें बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। एक तो हमने वो जो उनका डेवलपमेंट का मॉडल है, जिसको हम मानेंगे कि PTI ने शुरू किया था, जो बात मानने वाली है कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 4 दहाइयों में 80 करोड़ 800 मिलियन लोगों को गुर्बत की सदा से बाहर निकाला। ये हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं, न कि अभी कामयाब नहीं हो रही। काश हम उस तरफ चलना शुरू हो जाए, हमारे मसाइल हलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात है, हमने अपने गेम चेंजर की बात की है। दूसरा फेज़ जो है ना, ये CPEC का ये गेम चेंजर होगा।
और फिर आप देख लें कि चाइना ने पाकिस्तान में आमना उस वक्त इन्वेस्टमेंट शुरू की कि जब कोई इस मुल्क में नहीं आ रहा था। अभी देख लें ओवरऑल $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और 9000 मेगावाट बिजली पैदा करने में उन्होंने मदद दी है। अब ये तो जिस एक्सपेक्ट हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है, अभी भी देखते हैं एक तजारत जो है ना उनका पल्ला उस तरफ भारी है, हम इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। गेम चेंजर साबित होगा ये सीपेक का दूसरा मरहला जो है ना, सेकंड फेज़ में जो 9 हमने इकोनॉमिक जोन लगाने हैं और हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो उसके बाद चीज़ें आगे जाएंगी। और तीसरी बात जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कहा है कि देखें इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे है, ये शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से सारी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान का ख्वाब चकनाचूर हुआ कि ये क्या हुआ, इतना बड़ा फोरम पाकिस्तान जो है ना वो उसको होस्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं इस हवाले से। आगे चल के हम तवक्को कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये खित्ता, जिस तरह हम कहते हैं ट्रेड के हवाले से और बायलैटरल हवाले से ये सारे मुल्क अगर अब तावन करें एक दूसरे के साथ, तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेहतर हो सकती है। पॉलिटिकली भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नेटो ऑफ द ईस्ट उसको कहा जाता है इस शंघाई तंजीम को। अब इसकी मुखालफत भी है, अमेरिकन पीछे पड़े हुए हैं कि जी सीपैक को रोके, 9 इकोनॉमिक जोन नहीं बनने देंगे, IMF को आगे लगाया हुआ है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इसकी आमना कवरेज हुई है, मैं देख रहा था इंटरनेशनल सतह पर भी यहाँ जो वायर सर्विसेज या लोग बैठे हैं खबरें भेज रहे हैं, वो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। अब असल बात यह है कि हमारी ये पॉलिटिकल सतह पे अगर हम सारे लोग मिलकर बैठ जाए कि भाई ठीक है सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को गिराते रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की तरक्की और इसके हवाले से जो है ना दो राय नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहते हैं, मंसूबे लेके जाना चाहते हैं, भाई में मंसूबे बनाने में बहुत अच्छे हैं। 5 साल मंसूबे बड़े बनाए, कोरिया कहाँ से कहाँ चला गया, हम अमल दराबंद नहीं करते। पाकिस्तान के बारे में हमने एक बात बड़ी मशहूर है कि जितनी फिजिबिलिटी स्टडीज़ दुनिया में सबसे अच्छी बनाई जाती है, पाकिस्तान में अमल दराबंद नहीं होता। तो आखिरी बात है कि एक तो अब बायलैटरल सतह पे हमारे ताल्लुकात नेक्स्ट लेवल पे जाने हैं इनके साथ, चाइना के साथ। दूसरा SCO को फोरम 23rd ये जो कॉन्फ्रेंस हम होस्ट कर रहे हैं, इसके नतीजे में लगता है कि ग्रेटर इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन और जो हम चाह रहे हैं कनेक्टिविटी, वो बढ़ने में मदद मिलेगी। और मेरा ख्याल हम जो आइसोलेशन की बात करते थे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक उससे आज बाहर हमें होपफुल भी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए अब्दुल्ला साहब, चूंकि पाकिस्तान अगर जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखी जाए, जो लोकेशन है वो पूरी दुनिया उसकी सिग्निफिकेंस जानती है, सबकी नज़रें तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं अंदरूनी और बैरूनी, उसकी वजह से हम जो है वो उस तरह से आगे बढ़ नहीं पाते। अब ये बड़ा आपके लिए माइलस्टोन है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए इस इवेंट को होस्ट करना, लेकिन पाकिस्तान इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि 1997 के बाद एक मेगा इवेंट पाकिस्तान का रुख किया। पाकिस्तान के जो आपने देखा था खेलों के मैदान में, क्रिकेट ग्राउंड दीगर के जो थे वो सुनसान हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दफ़ा दोबारा जो है वो सामने आए हैं उभर के। फिर इसी तरीके से हम आगे अगर चलें तो जो आइसोलेशन की बात करते थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल आइसोलेशन हो गई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो गई है, फाइनेंशियल आइसोलेशन हो गई है, तो बावजूद इसके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, लेकिन लगता यह है कि दुनिया को ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है, इसके ताने बाने बैरून ममालिक जो है वो जा मिलते हैं और कहीं ना कहीं यहूद और हनूद और अंग्रेज की पुष्टपनाही हासिल है। इसलिए शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास होना और उसमें सरबराहान मुमलिकत का शिरकत करना इस बात का गमाजी है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह लोग पाकिस्तान की डिफ़िकल्टीज़ को रियलाइज कर रहे हैं। अब इससे जो हमारे जो सबसे बड़ी बात है कि सिफारती सतह के ऊपर जो पाकिस्तान को बुरी तरीके से आइसोलेट किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अब ये एक इतना मेगा इवेंट है, इतना कामयाब है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। सिफारती सतह के ऊपर कामयाबी के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमें अब देखना यह है कि मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बड़ा जो है ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक न्यूक्लियर मुल्क की भी हैसियत करता है। जहां पाकिस्तान का शुरू में आपने बताया कि दुनिया का 40% जो है खित्ता ज़मीन SCO का है, वहां 32% उसकी मईशत जो है वो भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा दुनिया के तकरीबन 90% मादनियात के ज़खायर भी इन्हीं ममालिक के अंदर मौजूद हैं। तो ये बड़ा एक हसीन इम्तजाज है कि एक तरफ मादनियात के वसाइल और दूसरी तरफ जो है आपका चीन का इंडस्ट्रियलाइजेशन
और फिर आपका पाकिस्तान का वो रास्ता होना जिस रास्ते से गुजर के आपने गर्म पानियों को एक्सेस करना है, और वो पूरा सेंट्रल एशिया और पूरा रूस जो है वो आपके इंतजार में बैठा है। ये वही रूस था जो सोवियत यूनियन टूट गया इस चक्कर के अंदर के गर्म पानी तक वो जंग के जरिए आना चाहता था। लेकिन अब अमन की बात करके आएंगे, दोस्ताना पैगाम दे के आएंगे, तो यकीनन पाकिस्तान उनको गले से लगाएगा, खुशामदीद कहेगा। अब इसके अंदर जो तरक्की की राहें हैं, पहली बात यह है कि सबसे पहले कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जैसे चाइना के जो वजीर आजम है उनका एक ये 4 रोजा दौरा है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। दूसरा यह है कि जो साइड लाइंस के ऊपर मुलाकातें होती हैं, एक तो है कि एजेंडा तय है, जाहिर है उसमें एनवायरनमेंट है, दीगर चीजें हैं, लेकिन एजेंडे से हट के जो आपने साइड लाइंस के ऊपर गुफ्तगू करनी होती हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और फिर साथ ही साथ ब्रिक्स बैंक है जिसके अंदर आपको मालूम है पाकिस्तान ने ऑलरेडी दरखास्त दी है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उसको हम मस्बत अंदाज में देखेंगे। अब वो ब्रिक्स बैंक क्या है, वो इलाकाई जो सतह के ऊपर जो है डॉलर को डिस्पेल करके वो अपनी जो करेंसी है उसके अंदर या फिर बार्टर ट्रेड के जरिए काम करेगा। ईरान के साथ 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा हम तुर्बत में पहले ही लगा चुके हैं, जो अमल हो रहा है जिसके ऊपर, और साथ ही साथ हमने तिजारती मंडियां ईरान के साथ खोल दी हैं। अभी गैस पाइपलाइन की बात है, तो मुख्तलिफ चीजें हैं जो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है मिलने से, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो खदशात होते हैं, एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबहात होते हैं, वो मिट जाते हैं। दूसरी बात जो अहम तरीन है, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक जो कि खजाना है, लेकिन इस टाइम पे वो पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देखते हैं, क्योंकि उनकी आज़ादी जो है उसके अंदर पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा, और पाकिस्तान के इस किरदार को वहां का बच्चा बच्चा एक्नॉलेज करता है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि मैं उज़्बेकिस्तान जब गया तो वहां के जो लीडरशिप थी, उन्होंने जब मेरा पता चला, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, तो आप यकीन माने कि वो खड़े हो गए और मुझे गले से लगाया, माथा चूमा के, और कहा कि आपकी वजह से और आप लोगों के पाकिस्तान की वजह से हमें आज़ादी नसीब हुई। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा हमारे लिए इज्जत का मुकाम है, पाकिस्तान के लिए ये एक बाइसे फख्र है। और मैं समझता हूं कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो शायद किसी भी वजह से रंजिश का शिकार है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो इस टाइम पे मेरे ख्याल में अमन रंजिशें बुलाकर एग्जैक्टली एक बड़ा इवेंट है, उसमें मजा जो है वो किरकिरा ना किया जाए। शाह साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। शाह साहब, ये एक तो इस इवेंट को हम देख रहे हैं कि एक इम्प्रेशन बड़े अरसे से ये जा रहा था इस इवेंट से पहले कि जी पाकिस्तान के जो चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का झुकाव जो है वो यूएस की जानिब, टिल्ट वहां को जा रहा है। ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई। अब 11 साल बाद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, 4 दिन का ये विजिट है। उनके दौरे के साथ साथ इसको ओवरऑल इस इवेंट को किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान इनसे क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी से? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और गेम चेंजर 2-3 वजूहात की वजह से। देखिए, पाकिस्तान को जो आइसोलेशन की तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा हम कह सकते हैं राइवल था, वो इंडिया था। और उसकी इकोनॉमिक फोरम हो या आपका स्पोर्ट्स हो या आपका कोई दूसरा ऐसा ट्रेड रिलेटेड किसी एक्टिविटी हो, उसमें पाकिस्तान को आइसोलेट करने में वो कामयाब रहा बड़ी हद तक। और ये इस वक्त जो ये इजलास हो रहा है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो एक पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी मुख्तलिफ मुल्कों की, वो नाकाम हुई। और इस वक्त आप देखिए, इंडिया भी बमजबूरी वो 10 साल बाद यहाँ पे तशरीफ ला रहा है। और जाहिर बात है कि ठीक है, उतना हाई लेवल डेलीगेशन उनका नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए या सदर नहीं आए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में एक मैसेज तो ये हुआ कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के लिए भी नागुज़ीर है। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गेम चेंजर इस लिहाज से कि अमेरिका को शायद पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी का राइवल होगा और हमारा दोस्त होगा तो हमारे खिलाफ, लेकिन बहरहाल कोशिश उनकी है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर वो मच अवेटेड गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे ना, मतलब मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये एयरपोर्ट और गवादर
पोर्ट इंस्टेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इस खित्ते के अंदर एक इनकलाब लाएगा, जो लिंकेजेस डेवलप करेगा, सोशो इकोनॉमिक, ट्रेड और आपके इकोनॉमिक जो कॉरिडोर्स ओपन होंगे वो तमाम दुनिया के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा आउटलेट होगा और पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा। जैसे अब्दुल्ला भाई ने पहले कहा कि आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देखें, अब वाटर ट्रेड हम ईरान के साथ तो करें, लेकिन हमने रशिया के साथ एग्रीमेंट करके वाटर ट्रेड शुरू कर दिया है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ अगर हम करेंसी में एक्सचेंज नहीं कर सकते तो वाटर ट्रेड अजनास की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में चाइनीज़ का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इस लिहाज से देखें, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि कासा 1000 प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी बिजली की एक्सचेंज का हमारा जो है वो ताजिकिस्तान के साथ उस पर बातचीत चलती रही है कि गर्मी और सर्दी में हम आपस में बिजली एक्सचेंज करेंगे। हमें कम ज़रूरत पड़ती है सर्दी में तो हम सर्दी में उनको बिजली देंगे और गर्मी में उनसे लेंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि चल रहा है। दूसरा, इस वक्त अगर आप बॉर्डर की तरफ चले जाए, मैं खास तौर पर तुर्खम बॉर्डर, आप खरलाची का बॉर्डर और गुलाम खान बॉर्डर में खुद गया, वहाँ आप देखेंगे कि हम इस वक्त जो वेलकम जो बोर्ड्स हैं वो आप देखें रशियन लैंग्वेज में है, सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस में है, उज़्बेक लैंग्वेजेस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मच प्लान था और हम इंतजार कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा इवेंट, खास तौर पर जो गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह और गवादर पोर्ट का बाकायदा फंक्शनिंग जो है, ये एक बड़ा मैसेज होगा। दूसरा, इस वक्त देखिए चाइनीज के अलावा रशिया के 76 डेलीगेट्स जो है ना वो इस वक्त आ रहे हैं। तो आप देख लें कि रशियन और चाइनीज की प्रेजेंस इस मीटिंग के अंदर मेरे ख्याल में एक दुनिया को भी बहुत बड़ा मैसेज है कि अब जो सोशो इकोनॉमिक एक एनवायरनमेंट था वो चेंज हो रहा है। इस एरिया के खासतौर पर यूरोएशिया और एशिया के जो ममालिक हैं वो बहुत बड़े इकोनॉमिक पावर्स बन के उभरने वाले हैं। इंडिया बेशक क्लेम करता रहेगा कि शायद वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक ताकत है, उसकी इकॉनमी सुपरफिशियली वो अपनी GDP के लिहाज से लोगों को बताता है, लेकिन इन साइड अगर आप देख लें तो इस वक्त आपके सेंट्रल एशियन स्टेट, रशिया, पाकिस्तान, बशमूल अफगानिस्तान, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को भी बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। जो चीजें वो करता रहा है और खासतौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर और पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी के हवाले से जो चीजें होती रही हैं, मेरे ख्याल दुनिया रियलाइज कर रही है कि पाकिस्तान जो है विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, बल्कि टेररिज्म का प्रोमोटर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की एक जीत है। मैं समझता हूँ ना सिर्फ दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट ना सिर्फ जोग्राफियाई मुल्क है, बल्कि वो ट्रेड और इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया, खासतौर पर ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क और एक्सेस है जिससे तमाम दुनिया जो है वो तरक्की करेगी। अब अगर अमेरिका नहीं चाहता, उसके इत्तेहादी नहीं चाहते या इंडिया नहीं चाहता, वो अपनी जगह पे, लेकिन आप देखिए ईरान, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अब आप ये बताएं कौन ऐसा मुल्क बचा है। इवन आप देखें कि जो यहाँ के रेंज से बाहर के ममालिक है वो भी कोशिश करेंगे कि वो किसी न किसी लिहाज से इस CPEC रूट और BRI के लिंकेजेस के अंदर अपने आप को डाले। और अफगानिस्तान ने बाकायदा दरखास्त दी है कि मुझे CPEC से चाइनीज के साथ उन्होंने इंटरेक्शन करने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और एक अच्छा मौका है कि हम जो है वो इससे फायदा उठाएं और मेरे ख्याल में फायदा उठाने का वक्त भी है। आखिरी जो बात मैं करना चाहूंगा, सियासी फायदा उठाने का वक्त है, तहरीक इंसाफ है, चाहे कोई भी है, अगर इस मामले को अगर वो सैबोटाज करने की कोशिश करेगा तो वो मेरे ख्याल से एक जी शाह साहब जी, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी किसी लिहाज से हम इसको अलाउ नहीं करेंगे कि जो मतलब इस वक्त जो कुव्वतें सैबोटाज करने की कोशिश कर रही हैं। आज पेशावर में एक बड़ा इजलास भी हुआ कि जनाब हम कल जरूर प्रोटेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल में एक बड़ा क्लियर मैसेज है इन कुव्वतों के लिए कि अगर वो पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगी, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, उसकी लीडरशिप है, चाहे वो कैदी 804 है या कोई भी है, मेरे ख्याल में ये किसी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अवाम के लिए भी। और किसी भी लिहाज से इस चीज को मेरे ख्याल में सपोर्ट करना वो पाकिस्तान दुश्मनी के बराबर होगा। वेरी राइट। एहतशाम साहब मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि ये जो CPEC के हवाले से जो रीप्रोफाइलिंग हो रही है ये चाइनीज़ पावर प्लांट्स की, और जिस तरह उन्होंने एग्री किया है, तो इससे 3 रुपये बिजली जो है ना फी यूनिट कम हो सकती है, जिसके बारे में हुकूमत बड़ी पुरुमीद है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। जुल्फिकार साहब आपकी जानिब आते हैं। जिस तरह से अभी शाह साहब बात करते थे, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि दुनिया को अभी समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म, इसका शिकार है पाकिस्तान बेसिकली। अब पाकिस्तान, जहां पर हम शंघाई ताउन तंजीम का एक मकसद ये भी है कि जो दहशतगर्दी है या जो दरअंदाजी है, इस तरह के मामलात, इनको भी देखना, इससे पैदा होने वाले खतरात को देखना। पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, चूँकि पाकिस्तान हालिया हमने देखा 1-2 बरसों में दरअंदाजी के सबूत सामने लाता रहा, और जिस तरह से कहा जाता रहा कि जी एक्स्ट्रा जो हम देख रहे हैं कि टेरिटोरियल जो वायलेंस हो रही है, ये सारे मामला सामने आ रहे हैं, इसको भी हाईलाइट कर सकता है पाकिस्तान कि कहाँ से दरअंदाजी की जा रही है। आप समझते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए
ये जो भी SCO समिट की शक्ल में आ रही है हमारे सामने? आमना, अब जब चाइनीज़ की जो आज की जिस तरह चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली चैंग की जो एंगेजमेंट रही, आज थोड़ी देर पहले जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई डॉक्यूमेंट्स दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट कुछ 13 जो वो थे एग्रीमेंट थे, उनके डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किए गए, उस पर पेशरफ्त हुई। साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, बहुत सी चीज़ों पर वो किया। तो ज़रूर हालिया 2-3 दिन पहले जो वाक़या कराची में एक रूनुमा हुआ दहशतगर्दी का, ज़रूर उसमें कोई बात ज़रूर होगी। और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौक़िफ़ है, पाकिस्तान के पास मौक़िफ़ पहले भी था। और जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चाइना के दौरे से पहले उन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी के उसमें सरकर्दगी में एक डेलीगेशन भेजा काबुल, और काबुल जाके उनको डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये देखें जो कुछ जो चाइनीज़ के साथ हुआ जो दासू में, और वहाँ इस डॉक्यूमेंट्स के साफ ज़ाहिर है ये अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रहा है। अफ़गान गवर्नमेंट अगर ख़ुद नहीं है तो अफ़गान सरजमीन ज़रूर इस्तेमाल हो रहा है, और वो लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। और एक सॉफ्ट कॉर्नर अफ़गान गवर्नमेंट का या रजीम का उनके लिए है। और ये चीज़ें जाकर उस वक्त भी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना, उन्होंने जाके उनको बताया। ज़रूर ये बात होगी कि इस जो कराची का वाक़या पेश आया, या इसके बाद इससे पहले ग्वादर में एक अटैक, नाकाम अटैक हुआ था जिसमें चाइनीज़ अनहर्ट रहे, कोई उसमें वो नहीं हुआ, और दहशतगर्द जो है वो मारे गए। तो उसमें भी जो इस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि जितनी दहशतगर्दी तंजीमें हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करती हैं, वहाँ की रजीम उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो वो इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान की अवलिन डिमांड पाकिस्तान का ये रहा है कि आप ये हमारे हवाले करें, हमारे ये जो डिक्लेयर वो लोग हैं टेररिस्ट, हवाले करें। नहीं करते हैं तो आप इनको न्यूट्रलाइज़ करें। न्यूट्रलाइज़ का मतलब ये है कि इनको कोई वेपन इनके पास नहीं होगा, ये आप रहना चाहें, हमें कोई इसका एतराज़ नहीं है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करें। बल्कि अब तो वेपन भी वो नेटो का जो सामान है वो सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं, वो सारे लेटेस्ट वेपन सारा इस्तेमाल होता है दहशतगर्दी के लिए, आम शहरियों के खिलाफ। यानी पाकिस्तान के पास सफिशिएंट प्रूफ्स हैं इस, जिस तरह से हम देखते रहे पहले भी, माजी में भी इस तरह से प्रूफ्स के साथ पाकिस्तान बात करता रहा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इसको हाईलाइट करता है। यानी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जुल्फ़िकार साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंटिन्यू कीजिएगा इस हवाले से। वेलकम बैक। SCO समिट के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और जो मामलात हैं उस पर हम बात कर रहे थे। जुल्फ़िकार साहब, मैं चाहूँगी क्विकली इस पॉइंट को भी आप ज़रा इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान के खित्ते में जो बाहमी तिजारत है वो कम तरीन सतह पर है इस वक्त। इसको भी बेहतर बनाने के लिए हमारे पास अगेन ये जो SCO समिट है एक अपॉर्चुनिटी है। मुख्तलिफ ममालिक से हम देख रहे हैं सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। कैसे पाकिस्तान इसमें एक एफर्ट डाल के इन मामलात को देख सकता है, बेहतर कर सकता है? देखिए, मैं भी जब जिक्र कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली चैंग जो है वो मौजूद थे उसमें PM हाउस में, जिन उन पे उन्होंने डिटेल डिस्कशन की, और डिटेल डिस्कशन के बाद जो है 13 एकॉर्ड जो ऑलरेडी हुए थे उनके एक्सचेंज हुए डॉक्यूमेंट्स के। दोनों प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने उसको विटनेस किया, और वो वो आप कह लें कि फर्दर जो है एक स्टेप है। और पाकिस्तान के लिए SCO की इतने बड़े इवेंट एक बड़े अरसे बाद ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है कि इकॉनमी को किस तरह बेहतर लाया जाए, और जितने इशारे अभी तक आ रहे हैं वो काफ़ी ऐसा कह लें कि हौसला अफजा है। और अगर इनकरेजिंग वो है तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान के लिए फ्यूचर उसका ब्राइट है। अभी एयरपोर्ट का अगर ये इफ्तिताह होता है, ये हो जाएगा या उनका वो है। और जो अभी ज़ाहिर शाह साहब जो बात कर रहे थे कि ग्वादर पोर्ट, तो ये जो फ़ेज़ 2 है CPEC का, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए।
अभी सऊदी डेलीगेशन जो आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कोट कर रही थी या बता रही थी, सऊदी डेलीगेशन अभी हो के गया है। उससे पहले जो है वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे अनवर इब्राहिम साहब, वो वहाँ थे। एक स्टार्ट हुआ है कि चावल हम एक्सपोर्ट करेंगे और इसके अलावा दूसरी ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ, तो वो एक हमारे लिए स्टार्ट भी है। और एक सऊदी डेलीगेशन का यहाँ आना दूसरे तमाम जो इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक हौसला अफजा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी आएगी। और ये अपॉर्चुनिटी जो है, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो शोकेस करे अपने कल्चर को, हेरिटेज को, टूरिज़्म को। टूरिज़्म और ये चीज़ें जब आएंगी तो लामाला इन्वेस्टर आता है उसी माहौल में जो जब वो देखता है कि एक बहुत ही बेहतर माहौल मेरे लिए। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी। आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड जिस तरह से हम बात करें इकोनॉमी की सूरत हाल को लेकर, पाकिस्तान के पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी हवाले से मुख्तलिफ मामला क्या चल रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी तो दे दी है, पहली किस्त का इजरा भी कर दिया, लेकिन IMF ने पाकिस्तान की इकोनॉमी और इसके समाजी शोबे को दरपेश चैलेंजेस पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया कि इसकी कर्ज अदायगी की सलाहियत को खतरात लाहक हैं। लेकिन इसी के साथ IMF ने पाकिस्तान में होने वाली जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उसका भी एतराफ़ किया है। स्टैंड बाय मुआहदे से करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी आई है। 9 माह के दौरान महंगाई में कमी का रुझान बरकरार रहा। पॉलिसीज के नफाज से शरह नमूद जो 2.4% तक पहुंच गई है। अब सवाल ये कि IMF की जो ये रिपोर्ट है, क्या वो हौसला अफजा है? हमारे तजियाकार उसको किस तरह से देखते हैं? आगाज़ करूंगी, शाह साहब आपकी जानिब आऊंगी सबसे पहले। देखिए, मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक और IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक आप समझ सकते हैं कि इंटरलिंक्ड हैं और ये वो इदारे हैं जो कि अब बार बार बात करते हैं, तो शाम साहब भी कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय दोज पावर्स जो कि पाकिस्तान को कोयर्स कर रही हैं। और उस कोयर्शन की बात मुख्तलिफ वजूहात है। देखें, अगर हम ओवरऑल इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे मजबूर किया जाता है कि मैं 5000 किलोमीटर दूर जाके एक मुल्क के साथ ट्रेड करूं बनिस्बत उस मुल्क के साथ जो कि मेरे साथ बॉर्डर के ऊपर है। इवन आप उसको ईरान के साथ देख लें, क्योंकि हमारा जितना कंजम्पशन है, POL कंजम्पशन है, हमारी जो एनर्जी नीड्स है, हम कहाँ से पूरी करते हैं और कहाँ से ये तेल खरीदा जाता है? क्यों नहीं ईरान से वो स्मगल शुदा तेल बिलियंस ऑफ बैरल्स की शक्ल में आता है, जो आपके आज पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं और यहाँ पे मिलिटेंसी और टेररिज्म को प्रमोट करने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्यों हम उस तरफ नहीं गए? सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स है, इस वक्त आप देखते हैं अनाज, खुराक, खाने पीने की अशिया, दालें, चावल, और उनके लिहाज से हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर ट्रेड हम रशियंस के साथ गए, अफगानिस्तान है उसके साथ हमारे हालात जिस किस्म की भी है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि हॉस्टाइल रहे, मामलात अच्छे ना रहे। बॉर्डर ट्रेड जो है बार बार डिसरप्ट होता है, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मफलूज करने के लिए आप इर्द गिर्द देख रहे हैं कि किस तरीके से बाकायदा जाल बने जाते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अब हौसला अफजा है, लेकिन साथ साथ आप देखें वो एक अनवील्ड किस्म की थ्रेट भी है कि पाकिस्तान शायद परफॉर्म नहीं कर सकेगा, कर्जों की वापसी में उसे प्रॉब्लम्स होगी, बेशक उसकी शरह नमू जो है वो ज्यादा होगी। अब ओवरऑल अगर आप अपना ग्रोथ रेट को देखें तो जाहिर बात है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो क्या है, क्या चीजें जा रही हैं। इस वक्त आपका चावल अगर देखें, मैं उधर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इवन हमारा जो चावल दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन समझा जाता है बिकॉज ऑफ नॉन टेक्निकल रीजन और बिकॉज ऑफ कहते हैं ना कि अननेसेसरी यूज ऑफ पेस्टिसाइड, उसके अंदर जो कहते हैं ना रेजिड्यू बचता है वो इतना ज्यादा है, वो तकरीबन 6 से 12% तक चला गया है। तो इंडियंस आपसे आगे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये देखना होगा कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है। पाकिस्तान को अब इन तमाम चीजों से लर्न करना होगा कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसका फोकस कहां पे होना चाहिए, कहां से वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकता है। तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट्स एक साइड पे इंडिकेटर जरूर होती है, लेकिन हमें इन रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर आप कह सकते हैं कि छोटा सा सर्वे होता है अराउंड अबाउट 200-300 उसके ऊपर बेसिस के ऊपर। और बाद औकात ऐसा भी होता है, आप ना आखिरी चीज कि इंटेंशनली इस किस्म की ये रिपोर्ट्स जनरेट भी की जाती हैं ताकि अंडर प्रेशर रखा जा सके उन ममालिक को जो कि लेंडिंग करते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलें अब्दुल्ला साहब, बेस्ड ऑन IMF रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा अगर हम खुद ही हालात व वाक़यात को देखें, आपको लगता है कि जैसे वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म भी ये क्लेम कर रहे हैं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, डू यू रियली थिंक सो?
देखिए, जहाँ तक राइट ट्रैक की बात है तो जाहिर है कोई भी पॉजिटिव अगर काम है तो वो राइट ट्रैक की तरफ ही है। हमें भी नजर आ रहे हैं, अंधे तो कोई भी नहीं है यहाँ बैठे हुए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू है और वो है आपकी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का। आपको अपनी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को बेहतर करना पड़ेगा और असर नौ जायजा लेना पड़ेगा अपने तमाम सिक्योरिटी मामलात के, और मेरे ख्याल में एक नई पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी, ये बात तो है। दूसरी तरफ यह है कि अगर हमारी तमाम तवानाइयाँ बैठी होती हैं सियासत के, अगर सारे लोग इकट्ठे होते, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बजाय इसके कि कल के एहतजाज की बात कर रहे होते, आज अगर वो वेलकम की बात कर रहे होते, तो इससे क्या पॉजिटिव मैसेज जाता पाकिस्तान के लिए कि जी कम से कम रियासत के लिए सारे लोग मजबूती से जो है वो इकट्ठे खड़े हैं। लेकिन हमें एक जो अपनी पॉलिसी है इसका भी असर नौ जायजा लेना है और इसके ऊपर अमल करना है। मुल्क अदम सियासी इस्तेहकाम की वजह से बहुत नुकसान उठा रहा है और फिर हमें ये भी देखना है कि अब पाकिस्तान लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जा रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी है कि वो लुक वेस्ट पॉलिसी को जो है वो एकदम खत्म ना करे, शन ना करे, बल्कि उसको एक बैलेंस करे। अगर वो बैलेंस करने में कामयाब हो गया, यानी कि आप, अगर मैं मिसाल वैसे नहीं देना चाहता लेकिन इंडिया की मिसाल देख लें कि इंडिया जो है एक वक्त में अमेरिका का नंबर 1 हॉट फेवरेट चाइल्ड है, ब्लू आइड बॉय है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो साथ ही साथ ईरान से और रूस से तिजारत भी कर रहा है। exactly. तो इसका मतलब यह है कि उसने अपनी कोई ना कोई फॉरेन पॉलिसी जो है उसका ऐसा सिस्टम रखा है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये दोनों काम जो है आग और पानी का मिलाप इकट्ठा कर सकता है। हमें जो है ये मेरे ख्याल में हमारे ये कमजोरी है, हमें इसके ऊपर जो है वो देखना होगा, मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ रियासत के इदारों को अपने दायरा कार में रहते हुए, अदलिया को अपने दायरा कार में, और ऐवान जो के चलाता है पाकिस्तान को उसको भी समझना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैं पीटीआई को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग और ये जितनी भी JUI, ये सब अपने अपने मफाद में सोच रहे हैं, ना कि मुल्क के बरतर मुस्तकबिल के लिए, अवाम की फलाह बेहतरी के लिए। लेकिन सबको मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा सर क्विकली। सी पैक का अगर आप देख लें कि सी पैक के 9 इकोनॉमिक जोन देने थे, ये 20 साल पुरानी बात हो गई है। हमारे मौजूद पैनलिस्ट जानते हैं, शराजी साहब जानते हैं, 20 साल में सिर्फ फैसलाबाद के अंदर 40% इकोनॉमिक जोन के अंदर चाइना को। अब भाई आप जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा? बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रेज होते हैं जो कि जिसको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं इत्तेशाम साहब। एक तो पाकिस्तान की जो कर्ज वापसी की सलाहियत को हम खतरात लाहक हैं, IMF ये कह रहा है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन जो उनका एनालिसिस है, कहीं ना कहीं ये बड़ा अलार्मिंग है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए आमना, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, लोगों को पता भी चल गया है कि इस वक्त पाकिस्तान का टोटल डेट जो है, पब्लिक डेट, ये 80,000 अरब से क्रॉस कर गया, यानी 80 ट्रिलियन का। ये हमारी GDP के आप देख लें मुकाबले में कहाँ से कहाँ चला गया, 20% का फ़र्क रह गया GDP का और इसका। अब जो शॉर्ट टर्म में जो गोल तय किए गए हैं, मेरा ख्याल है सारी बातें हम रोज़ करते हैं, उसके बावजूद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, गैर यकीनी, ये सारी अपनी जगह पे। लेकिन 3 चीज़ें जिसमें आमना अब शॉर्ट टर्म में जो की गई हैं, जो इनिशियल कामयाबी हुई है, पहली दफ़ा थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें हमें कोई इसको कहते हैं रे ऑफ होप्स, सिल्वर लाइन नज़र आ रही है। एक तो है कि ये जो बाय द टाइम ये 27-37 महीने का प्रोग्राम, IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा, ये 2028 में जो टारगेट तय किए गए एक्सपोर्ट के, इनिशियली एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, 14% एक्सपोर्ट हमारी हो जाती है, तो 2028 में कहा जाता है कि हमारी तजारत जो है ना, हमारी एक्सपोर्ट $50 बिलियन तक जा सकती है। इसके लिए जो कहा जा रहा है कि हमारे पास वैल्यू एडिशन नहीं है, वो होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन, वही अब 60 सालों में वही देख रहे हैं, चमड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्जिकल गुड्स कर रहे हैं, इसी तरह से स्पोर्ट्स गुड्स दे रहे हैं। इसके अलावा हमें वैल्यू एडिशन में जाना पड़ेगा, जिसका बांग्लादेश किया। देखिए ये तो एक्सपोर्ट का एलिमेंट है जिससे लगता है कि चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। अब जो तय किया गया एक्सपोर्ट के टारगेट, ये अगर 32 से $35 बिलियन के हो जाते हैं, भाई जी हमारी रेमिटेंसेज ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आमना 44% हमारी रेमिटेंसेज बढ़ी हैं और ये तकरीबन $33 बिलियन के करीब होगी। अभी देखें $50 बिलियन बाय द टर्म
ये 2028 में अगर हम चले जाते हैं और $33 बिलियन की हमारी रेमिटेंस आती है और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब तब्दील होती है हमारी स्टॉक मार्केट में, तो ये हमारे लिए बहुत विन विन सिचुएशन हो सकती है। अब सवाल एक ही रह जाता है, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आए दिन पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, जो फैसले किए जाते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये अगर करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें ये शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ हासिल हो सकता है। बाकी ये तो सबको पता है, एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड है, हमने वो कहते हैं हमने 4 सालों में $100 बिलियन वापस करना है। ये नहीं कर सकते वापस, ये बोझ बढ़ता चला जाएगा। 2 ही तरीके हैं, एक तो जिस तरीके से हमारा रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, हम कमिटी ऑफ नेशन में इस फोरम के बाद जिस तरह हमारे बायलैटरल लेवल पर भी लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बावजूद इंडिया के, अमेरिका के हमारे जो लोग खिलाफ हैं, तो मेरा ख्याल है चीज़ें पॉजिटिव सेंस की तरफ जा सकती हैं। अब होना यही चाहिए कि फैसला साजों को बैठ के काम ये गवर्नमेंट पड़ेगा ना कि फैसले अलाइन करें, हमें भी सोचना पड़ेगा। और दूसरा आमना ये सारी बातों के बावजूद एक बात है कि पॉलिटिकल कंसेंसस करने की जरूरत है कि जिस तरह हिंदुस्तान में बार बार मिसाल दी जाती है कि कश्मीर का मामला हो, फॉरेन क्या कहते हैं इंटरनेशनल सतह पे उनका रोल क्या होना चाहिए, वो सारी देखें उनकी सियासी बातें एक पेज पे है। हमारे यहाँ देखें कि आज एक पॉलिसी आती है, ये सबको मिलकर सोचना होगा। यही वाली बात मैं उस वक्त भी कह रही थी कि सबको, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर सोचना होगा। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही, उसको किस तरह से कम करेंगे, तभी इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। जुल्फिकार साहब। बिल्कुल, कौमी सोच के तहत मेरे ख्याल में हमें जो पार्टी पॉलिसी है, पार्टी मुफादात हैं, उससे हट के ये सोचना पड़ेगा। वो अगर इस वक्त वो किस्मत है गवर्नमेंट की कि अगर जो कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कौमी सोच के तहत इस चीज़ को सपोर्ट करें, जो गवर्नमेंट में इस वक्त बैठे हैं, क्रेडिट उनको जाए, लेकिन क्रेडिट दूसरों को भी जाता है। 18 अमेंडमेंट में उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, नाम दिया खैबर पख्तूनख्वा को और दूसरे चीज़ों को और प्रोविंसेस को 50% वहाँ का शेयर दिया। मेरे ख्याल में क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी जाता है, तमाम छोटी दीगर जमातों को जाता है जिन्होंने रिजर्वेशन तो शो किया लेकिन उसको अपोज नहीं किया और एक पूरा कंसेंसस के साथ सारा कुछ हुआ। तो इस वक्त सोच यही होनी चाहिए कि हमने इकोनॉमिक रिवाइवल किस तरह करना है। और आपकी बात ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होती है और इंस्टेबिलिटीज़ को से निकलना चाहिए हुकूमत को, मुल्क को, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस वक्त एक एजेंडा भी होना चाहिए। क्योंकि कौमी सोच जिस हद तक, देखें हम सारा कुछ जो है वो ब्लेम गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते, गवर्नमेंट अपने तौर पर कुछ कर रही है। अब आगे जाकर क्या, कल तक बिल्कुल एक ऐसा था लोगों ने कहा बैंकरप्ट हो जाएगा, सब ने कहा दिवालिया हो जाएगा, बिल्कुल ये चीज बढ़ती जाएगी अगर इसको कम करने के एफर्ट्स दोनों साइड से ना। तमाम तज्जियाकारों का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।